हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृत्तीय गति में त्वरण के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? वृत्तीय गति में त्वरण के बारे में। आपने इसके पहले वीडियो में जो हमने वृत्तीय गति के अपलोड किए थे उसमें पढ़े थे कि वेग भी जो है वृत्तीय गति में दो प्रकार का होता है, रेखीय वेग, कोणीय वेग। विस्थापन भी आपने देखे थे वृत्तीय गति में दो प्रकार के होते हैं, कोणीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन। उसी प्रकार जो त्वरण होता है वृत्तीय गति में वो चार प्रकार का होता है। पहला जो त्वरण है वो होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। जो पहला त्वरण आप पढ़ेंगे वृत्तीय गति में वो होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। दूसरा होता है स्पर्शीय त्वरण। दूसरा कौन सा त्वरण होता है? स्पर्शीय त्वरण। तीसरा त्वरण होता है आपका परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण। और चौथा त्वरण होता है आपका कोणीय त्वरण। कौन सा त्वरण? कोणीय त्वरण। तो वृत्तीय गति में जो त्वरण होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, एक होता है स्पर्शीय त्वरण, और एक होता है परिणामी त्वरण, और एक होता है कोणीय त्वरण। अब हम इन सभी के बारे में देखेंगे। देखिए, पहले एक बात समझिए कि यदि कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, ओके, तो यदि इस बिंदु पर देखें तो वेग की दिशा कैसी होगी? ये होगी। इस बिंदु पे देखें तो वेग की दिशा किधर होगी? इधर होगी। इस बिंदु पर देखें तो वेग की दिशा किधर होगी? इधर होगी। इस बिंदु पर देखें तो वेग की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर ये होगी। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर जो कण की जो वेग की जो दिशा है वो कैसी है? अलग अलग है। इधर इधर है, इस बिंदु पर इस साइड में, इस बिंदु पर इस साइड में है, इस बिंदु पर इस साइड में है। यह आप जानते हैं अच्छे से। अर्थात वृत्तीय गति में जो वेग की दिशा है निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो वेग की दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं? किसी वृत्तीय गति में वेग की दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। अर्थात अभिकेंद्रीय त्वरण क्या हुआ कि जो वेग की दिशा जब वृत्तीय गति में परिवर्तित होती है तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल ए और सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ए स्मॉल ए और नीचे सी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसे स्मॉल ए सी से प्रदर्शित करते हैं। अब त्वरण कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, तो इसका परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। तो जो अभिकेंद्रित त्वरण की जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। देखिए, यह है इसका केंद्र। तो जिस भी बिंदु पर आप अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा निकालेंगे तो वो केंद्र की ओर होगी। वो किसकी ओर होती है? सदैव केंद्र की ओर होती है। वो सदैव किसकी ओर होती है? अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। बिल्कुल। और अभिकेंद्रित त्वरण का एक फॉर्मूला होता है AC बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। AC बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां V बराबर होगा जो भी है आपका जो कण है वो जिस वेग से चल रहा होगा उसका स्क्वायर बटा इस वृत्तीय गति की जो भी आपकी त्रिज्या रहेगी वो। और हम एक चीज जानते हैं, V बराबर आर ओमेगा। V बराबर आर ओमेगा, तो यहाँ V की जगह आर ओमेगा रख दीजिए। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये यहाँ एक आर है, यहाँ दो आर है, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो AC का फॉर्मूला क्या हो गया? AC बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला होता है AC बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है? AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अभिकेंद्रित त्वरण क्या होता है? ऐसा त्वरण जो कि वृत्तीय गति में वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है उसे कौन सा त्वरण कहते हैं? अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। इसे से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसकी दिशा होती है वो प्रत्येक बिंदु से केंद्र की ओर होती है। हमेशा जो अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। इसका फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और या AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब बात करते हैं हम सेकंड त्वरण के बारे में जो है स्पर्शीय त्वरण। अब हम बात करते हैं स्पर्शीय त्वरण की। स्पर्शीय त्वरण क्या होता है?
देखिए, जब आप वृत्तीय गति करते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा कैसी होती है? परिवर्तित होती रहती है। इस बिंदु पर ये होगी, इस बिंदु पर ये होती है, इस बिंदु पर ये होती है, इस बिंदु पर ये होती है। ओके, यहाँ तीन स्थितियां हो सकती है कि जो आपकी वेग की दिशा है वो तो परिवर्तित हो रही है। क्या वेग का परिमाण परिवर्तित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल। अब मान लेते हैं ये कोई कण है। अब यदि इस बिंदु पर इस कण की दिशा देखी जाए तो वो कैसी आएगी? ये आएगी। मान लेते हैं इस समय इसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम इस बिंदु पर देखते हैं जो वेग की जो दिशा होगी वो किधर होगी? इधर साइड होगी। हमने स्पर्शिका खींच दिए तो, और हम मान लेते हैं यहाँ भी जो उसकी वेग है वो कितना? 5 मीटर प्रति सेकेंड। इस बिंदु पर भी 5 मीटर प्रति सेकेंड, इस बिंदु पर भी 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या वेग में परिवर्तन हुआ? क्या वेग में परिवर्तन हुआ? वेग की दिशा में तो हर बिंदु पर परिवर्तन होगा ही, लेकिन हम पहली स्थिति मान रहे हैं यहाँ कि जो आपका वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड, प्रत्येक बिंदु पर कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात यहाँ वेग परिवर्तित हुआ नहीं हुआ। तो इस स्थिति में स्पर्शी जो त्वरण होगा वो कितना होगा? आपका 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अब हम देखते हैं दूसरी परिस्थिति। देखिए, इस बिंदु पर वेग की दिशा ये, और जो है आपका जो वेग है यहाँ है 5 मीटर प्रति सेकेंड। अगले बिंदु पर वेग की दिशा ये, और यहाँ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगले बिंदु पर जो वेग की दिशा है वो है 15 मीटर प्रति सेकेंड। अगले बिंदु पर जो वेग की दिशा है वो कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, वेग की दिशा तो प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग है, और यहाँ देखिए आपका वेग बढ़ रहा है। 5 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे आपका वेग बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में आपका स्पर्शी जो त्वरण होगा वो 0 नहीं होगा। स्पर्शी त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? AT से। स्मॉल ए और नीचे की ओर टी लिख दिए, AT से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यहाँ AT इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ AT डज नॉट इज इक्वल टू 0, या उसका कुछ ना कुछ मान अवश्य होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी परिस्थिति के बारे में। ये वृत्तीय गति हो रही है। अब यदि मैं इस बिंदु पर देखूं तो वेग की दिशा ये होगी। यहाँ मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड है यहाँ वेग। इस बिंदु पर वेग की दिशा ये होगी, और जो यहाँ वेग है वो है 2 मीटर प्रति सेकेंड। इस बिंदु पर जो वेग की दिशा है, जो वेग की दिशा होगी वो इधर होगी, और यहाँ जो वेग मान लेता है वो है 1.9 मीटर प्रति सेकंड, और इस बिंदु पर जो वेग की जो दिशा है वो मान लेता हूं मैं 0.9 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, यहाँ प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा तो परिवर्तित हो रही है, किंतु यहाँ जो वेग है वो निरंतर कम हो रहा है, अर्थात 5 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 1.9 मीटर प्रति सेकंड, 0.9 प्रति सेकंड। तो इस परिस्थिति में जो भी आपका AT होगा वो भी 0 नहीं होगा। तो अब इन तीन परिस्थितियों से आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि स्पर्शी त्वरण क्या होता है। स्पर्शी त्वरण वहां होता है जहां वेग के परिमाण में समय के साथ परिवर्तन होता है। जब भी वेग के परिमाण में परिवर्तन होगा, क्या होगा? जब भी वेग का परिमाण में परिवर्तन मतलब कि कभी 5 से 10, 10 से 15, 10 से 20, या ऐसा परिवर्तन मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब बढ़ रहा है तो हो जाएगा वो धनात्मक स्पर्शी त्वरण, यदि घट रहा है तो ऋणात्मक स्पर्शी त्वरण। तो स्पर्शी त्वरण क्या होता है? जब भी वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, तो वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे कौन सा त्वरण कहा जाता है? स्पर्शीय त्वरण कहा जाता है। अर्थात स्पर्शीय त्वरण क्या होगा? D, और यहां लिख देते V बाय dt। इसका अर्थ क्या हो गया कि वेग के परिमाण में परिवर्तन समय के सापेक्ष, अर्थात वेग के परिमाण में परिवर्तन यदि समय के सापेक्ष होता है तो स्पर्शी त्वरण उत्पन्न होता है। अभिकेंद्रित त्वरण केवल और केवल यदि वेग की दिशा में परिवर्तन होता है तो अभिकेंद्रित त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन स्पर्शी त्वरण कब उत्पन्न होता है? जब वेग के
परिमाण में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। धनात्मक अर्थात 5, 10, 15 ऐसा वेग बढ़ेगा। ऋणात्मक मतलब 5, 2, 1.8, 1.9, 0.9 अर्थात वेग कम होगा। परिवर्तन दोनों प्रकार से हो सकता है, वेग बढ़ भी सकता है, वेग घट भी सकता है, दोनों स्थिति में परिवर्तन होगा। तो स्पर्शी त्वरण कब उत्पन्न होता है? जब भी वृत्तीय गति में वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, तो स्पर्शी त्वरण उत्पन्न होता है। अब देखिए त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो जिस प्रकार अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, उसी प्रकार स्पर्शी त्वरण की दिशा कहाँ होती है? अब हम देखते हैं। देखिए पहली परिस्थिति में देखिए, पहली परिस्थिति को ध्यान से देखिए। यहाँ तो 5 मीटर प्रति सेकंड, अगले बिंदु पर 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ भी 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ भी 5 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड, अर्थात यहाँ तो स्पर्शी त्वरण 0 है। तो यहाँ तो आपकी जो स्पर्शी त्वरण की दिशा निकले, क्योंकि यहाँ स्पर्शी त्वरण नहीं है। अब दूसरी परिस्थिति की बात कर रहे हैं। इस परिस्थिति में देखिए प्रत्येक बिंदु पर वेग कैसे हो रहा है? बढ़ रहा है, 5, 10, 15, 20। ओके, तो अब देखिए यदि वेग बढ़ रहा है तो जो स्पर्शी त्वरण की दिशा होती है वो वेग की दिशा में ही होती है। स्पर्शी त्वरण की जो दिशा होती है वो किस दिशा में होती है? वेग की दिशा में ही होती है। अर्थात यदि वेग बढ़ रहा है तो स्पर्शी त्वरण की दिशा वेग की दिशा में ही होगी। देखिए यहाँ भी वेग बढ़ रहा है, तो यहाँ जो वेग की दिशा है वही क्या है? स्पर्शी त्वरण की दिशा। स्पर्शी त्वरण की दिशा क्या होती है? यदि वेग बढ़ रहा है तो स्पर्शी त्वरण की दिशा सदैव वेग की दिशा में होती है। अभी स्पर्शी त्वरण की दिशा इधर की ओर हो जाएगी, बिल्कुल। अतः स्पर्शी त्वरण की दिशा क्या होती है? यदि वेग बढ़ रहा है आपका समय के साथ तो वेग की दिशा में ही होती है। अब बात कर लेते हैं तीसरी परिस्थिति के बारे में। तीसरी परिस्थिति में आप जरा ध्यान से देखिए, तीसरी परिस्थिति में क्या हो रहा है? जो आपका वेग हो रहा है वो कम हो रहा है, 5, 2, 1.9, 0.9, अर्थात जो है स्पर्शी त्वरण की दिशा होगी वो वेग के विपरीत दिशा में होगी। स्पर्शी त्वरण की दिशा वेग की विपरीत दिशा में। देखो वेग की दिशा ये है, तो जो स्पर्शी त्वरण की दिशा वेग की विपरीत दिशा में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेग घट रहा है, यहाँ वेग बढ़ा था तो वेग की दिशा में, यहाँ घट रहा है तो वेग की विपरीत दिशा में। यहाँ भी स्पर्शी त्वरण की दिशा वेग की विपरीत दिशा में, क्योंकि वेग की दिशा ये है। यहाँ भी स्पर्शी त्वरण की दिशा ये, यहाँ भी स्पर्शी त्वरण की दिशा ये। तो स्पर्शी त्वरण की दिशा यदि वेग बढ़ रहा है तो वेग की दिशा में ही, और यदि वेग घट रहा है तो वेग की विपरीत दिशा में होती है आपकी स्पर्शीय त्वरण की दिशा। तो अब हम बात करने वाले परिणामी त्वरण के बारे में। देखिए परिणामी त्वरण को नेट त्वरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेट त्वरण भी कहा जाता है। देखिए चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं ए नेट से। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए नेट से। अब देखते होता क्या है। देखिए मान ली क्या हो रही है आपकी, ऐसी वृत्तीय गति हो रही है। कैसी हो रही है आपकी? वृत्तीय गति हो रही है, और ये क्या इसका केंद्र है। इस बिंदु पर जो वेग की दिशा होगी वो कैसी होगी? इधर की ओर होगी। इस बिंदु पर जो वेग की दिशा होगी वो किधर होगी? इधर होगी। इस बिंदु पर जो वेग की दिशा होगी वो इधर होगी। इस बिंदु पर जो वेग की दिशा होगी इधर होगी। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदलते रहती है, जिसके कारण कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है? हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण। जिसके कारण कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है। और इसकी दिशा कैसी होती है? केंद्र की ओर होती है। इसकी दिशा किधर की ओर होती है? सदैव केंद्र की ओर होती है। इस बिंदु पर अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा केंद्र की, इस बिंदु पर अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा किधर हो जाएगी? केंद्र की ओर होती है। अर्थात ये हो जाएगी एसी की दिशा। और अब इस परिस्थिति में हम मान लेते हैं कि जो आपका जो यहाँ स्पर्शी त्वरण हो रहा है वो हो रहा है वेग बढ़ रहा है। वेग अब बढ़ रहा है, अर्थात यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ 15 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो देखिए यहाँ प्रत्येक परिस्थिति में वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? स्पर्शी त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे एटी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो स्पर्शीय, इस परिस्थिति में जो स्पर्शी त्वरण की जो दिशा हो जाएगी वो वेग की दिशा में हो जाएगी। देखिए वेग की दिशा ये है, वेग बढ़ रहा है तो स्पर्शी त्वरण की दिशा ये हो जाएगी। यहाँ स्पर्शी त्वरण की दिशा ये हो जाएगी, यहाँ स्पर्शी त्वरण की दिशा ये हो जाएगी। इस परिस्थिति में स्पर्शी त्वरण की दिशा वेग की दिशा में इस प्रकार हो जाएगी। अर्थात ये काय की दिशा हो गई? एटी की दिशा हो गई, और ये काय की दिशा हो गई? एसी की दिशा हो गई। तो अब हम ये देखते हैं कि नेट त्वरण अब यहाँ कैसे होता है। यदि आप इन एटी और एसी अर्थात अभिकेंद्रित त्वरण, स्पर्शी त्वरण के बारे में यदि अच्छे से जानते हैं तभी आप ये सीख सकते हैं। देखिए वेक्टर्स का, देखिए एटी क्या है?
एक सदिश राशि AC भी क्या है, एक सदिश राशि, इनकी दिशा होती है। और किन्हीं भी दो सदिश राशि का परिणामी आपको निकालना हो तो आप या तो समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करते हैं या त्रिभुज नियम का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, देखिए ऐसे खींच लेते हैं, ये समांतर चतुर्भुज बना लिए। अब यदि हम जानते हैं कि यदि दो सदिश है उनका यदि हमें नेट ज्ञात करना है तो हमें उनके जो विकर्ण, देखिए ये क्या हो गया है, चतुर्भुज। अब यदि इसका मैं विकर्ण देखूं तो यहां से जाएगा और ये जो विकर्ण होगा यही क्या होगा, AT और AC का क्या होगा, आपका परिणामी होगा। क्या होगा, AC और AT का परिणामी। हम जानते समांतर चतुर्भुज का नियम क्या बोलता है कि यदि दो सदिश इस प्रकार हो, दो सदिश इस प्रकार हो, एक सदिश हो गया A और एक सदिश हो गया B, और हम यहाँ समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, इस प्रकार से हो। अब यदि इन दोनों का हमें परिणामी ज्ञात करना हो तो हम यहाँ से ऐसा एक लाइन खींच देते हैं जो कि इन दोनों के परिणामी के बारे में हमें बताता है। तो ये क्या होता है हमारा, तो ये क्या होता है, इन दोनों सदिश का परिणामी। अब हमें AC और AT का परिणामी ज्ञात करनी, तो देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है, तो AT और AC का परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या खींच सकते हैं, एक ऐसा विकर्ण खींच सकते हैं, और ये जो विकर्ण है यही कहलाता है आपका A नेट अर्थात परिणामी त्वरण। तो परिणामी त्वरण क्या कहलाता है इस परिस्थिति में, ये कहलाता है कि AC और AT के परिणामी का जो भी त्वरण होता है उसे क्या बोलते हैं, परिणामी त्वरण कहते हैं। बिल्कुल। अब हम जानेंगे कि इस A नेट का जो हम परिणामी निकालते हैं वास्तव में होता क्या है। देखिए मैंने आपको और एक चीज बताया था, या मैंने नहीं तो आपने कभी ना कभी शायद पढ़े होंगे कि यदि दो सदिश इस प्रकार के हो, एक सदिश हो A और एक सदिश हो B, इस प्रकार के हो और इनके मध्य का जो कोण हो वो क्या हो, थीटा हो, और यदि इनके मध्य का कोण क्या हो, थीटा हो, और एक परिणामी तीसरा क्या हो, C हो, और एक परिणामी क्या हो, देखिए दो वेक्टर है A और B जिनके मध्य कोण कितना था, थीटा था, और जो इन दोनों का जो परिणामी था वो कुछ C था। तो ये जो C का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर अर्थात इस सदिश का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इस सदिश का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जहां थीटा बराबर क्या होता है, इस A व B के मध्य का कोण। अब हमें इसी सूत्र की सहायता से हम अब A नेट का फॉर्मूला भी क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे। देखिए अब आप मुझे बताइए इस AT और AC, अभी इस A नेट को भूल जाइए, इस AC और AT के मध्य कोण कितना है, यहाँ 90 डिग्री। देखिए ये रहा AT, ये रहा AC, 90 डिग्री का कोण है, बिल्कुल। और देखिए ये एक सदिश, ये भी एक सदिश, ये एक सदिश, ये भी एक सदिश, इनके मध्य का कोण 90, इनके मध्य का कोण थीटा, इनके मध्य का परिणामी क्या है, C है, इनके मध्य का परिणामी A नेट है। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से A नेट कितना हो जाएगा, आपका A नेट बराबर हो जाएगा, यहाँ C बराबर क्या होता था, पहले सदिश का स्क्वायर, या बताइए पहला सदिश कौन सा है, AC, तो क्या हो जाएगा इस AC का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर, यहाँ B था तो हमने B स्क्वायर किया, यहाँ क्या AT है तो AT का स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस 2AB, 2 यहाँ A के स्थान पे AC है और B के स्थान पे क्या है, AT है, ओके, प्लस cos थीटा। और आप मुझे ये बताइए, यहाँ तो A और B के मध्य का कोण थीटा था, यहाँ बताइए AT और AC के मध्य का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 90 डिग्री। और आप सभी जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो AC का स्क्वायर जैसा का वैसा, AT का स्क्वायर भी जैसा का वैसा, प्लस 2AC इंटू AT। बताइए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ रख देंगे हम 0। अब जब 0 का गुणा इन सभी से हो जाएगा तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर प्लस 2AC इंटू AT। जो जब आप इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब आप AC का स्क्वायर, AT का स्क्वायर और 0 इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका A नेट का उचित सूत्र, अर्थात A नेट का उचित सूत्र यदि हम देखें तो क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण का स्क्वायर धन
जो आपका स्पर्शी त्वरण का स्क्वायर, स्पर्शी त्वरण का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए नेट का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा आपका ए नेट का फॉर्मूला। बिल्कुल, तो हमने यहाँ ए नेट का परिमाण निकाल लिया। अब त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब इसका हमें दिशा भी निकालना है। आपको यदि इसकी दिशा निकालना है तो उसकी दिशा निकालने के लिए आपको यहाँ और एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं इस ए टी और ये जो हमारा ए नेट है, ये जो ए टी है और ये जो ए नेट है, इसके मध्य का जो कोण है ये हम कितना मान लेते हैं, यहाँ एल्फा। यहाँ कितना मान लेते हैं, एल्फा हम मान लेते हैं। तो यहाँ से अब आप टेन अल्फा लिखिए, टेन अल्फा लिखिए। देखिए टेन अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो बताइए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की यदि बात करें तो हमारा लंब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में लंब होता है कोण के सामने का, कोण के सामने की भुजा। तो यहाँ कोण यहाँ क्या है, अल्फा है। तो इस कोण के सामने की भुजा क्या है, ये है। और ये वाली भुजा मतलब ये और ये भुजा कैसी है, परस्पर समांतर है, अर्थात आपस में बराबर होगी। ये यदि एसी है तो ये भी कितने होगी, एसी होगी। तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, एसी। हमारा लंब कितना हो जाएगा, एसी। बिल्कुल, तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, आपका लंब है एसी। और आधार क्या होगा हमारा, ये वाला हो जो कि कोण को रख रहा है, ये हो जाएगा आधार। आधार क्या है हमारा, 80। तो ये हो जाएगी आपकी दिशा। जो आपकी जो दिशा होगी वो किसकी, नेट त्वरण की जो दिशा आएगी वो आएगी टेन अल्फा इज इक्वल टू AC अपॉन 80। तो इसका परिणाम क्या होता है, ए नेट बराबर अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर धन 80 का स्क्वायर। और इसकी यदि दिशा की बात करें तो टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है AC अपॉन 80। आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, टेन अल्फा अर्थात होता है ढलान, किसी भी चीज का ढलान, और ढलान दिशा को प्रदर्शित करते हैं। टेन अल्फा क्या बताएगा आपको, नेट त्वरण की क्या बताएगा, दिशा का ज्ञान करवाएगा। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं कोणीय त्वरण क्या होता है वास्तव में। देखिए कोणीय त्वरण बहुत ही आसान है। कोणीय त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। कोणीय वेग में परिवर्तन अर्थात डेल ओमेगा, क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा बटा समय में परिवर्तन अर्थात डेल टी। तो आपके जो कोणीय त्वरण का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। और यदि हम यहाँ तात्क्षणिक कोणीय त्वरण की बात करें, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण की बात करें, कोणीय त्वरण की यदि हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, फाइनली जो तात्क्षणिक आपका जो तात्क्षणिक कोणीय त्वरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट नीचे क्या है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 अर्थात डेल ओमेगा बाय डेल टी। अब बताइए इस प्रकार की परिस्थिति तो क्या बन जाता है, डी ओमेगा बाय डी टी। तो आपका कोणीय त्वरण क्या होता है, डेल ओमेगा बाय डेल टी। और जो आपका तात्क्षणिक कोणीय त्वरण होता है वो होता है डी ओमेगा बाय डी टी, जहां ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है और इसका मतलब होता है परिवर्तन, और इसका भी मतलब होता है परिवर्तन। तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया कि वृत्तीय गति में हम त्वरण किस प्रकार से लिखते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, अभिकेंद्री त्वरण, स्पर्शी त्वरण, परिणामी त्वरण, कोणीय त्वरण। अभिकेंद्री त्वरण वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। स्पर्शी त्वरण वेग के परिमाण में उत्पन्न परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। परिणामी त्वरण या जिसे नेट त्वरण भी कहा जाता है, यह जो आपका अभिकेंद्री त्वरण है, स्पर्शी त्वरण का जो परिणामी त्वरण निकालते हैं वो होता है ए नेट, अर्थात परिणामी त्वरण का जो परिमाण होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और उसकी जो दिशा होती है वो होती है टेन अल्फा है इज इक्वल टू अभिकेंद्रीय त्वरण अपॉन स्पर्शीय त्वरण। लास्ट में हमने बात की कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, तो कोणीय त्वरण हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। कोणीय वेग में परिवर्तन अर्थात डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अब ये तात्क्षणिक कोणीय त्वरण लिखने जाए तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी, जहां ओमेगा क्या है, त्वरण है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।